everyone, welcome to Angels English Learning. This is Anjali Tiwari. आज मैं आप सब के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th का 6th चैप्टर वुमेन्स एजुकेशन लेकर के आई हूँ, जिसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा है। हम सभी जानते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं, जिनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो एक बहुत बड़े स्कॉलर, फिलोसोफर और महान शिक्षकों में से एक रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर में हमारी जो समाज है उसमें नारियों की जो शिक्षा है, जो महिलाओं की शिक्षा है, उसके बारे में बात की है। पुराने समय में नारियों को कैसा सम्मान मिलता था, आज क्या कमी हो गई है जिसके कारण हमारी जो नारी समाज है उसका पतन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उस सब के बारे में इन्होंने हमारे इस चैप्टर में बात की है। हमें बताया है कि कैसे हम इस सब से ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम अपने समाज को सुधार सकते हैं, नारियों की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सोशल लाइफ मीन्स होता है, सोशल वर्क मीन्स होता है सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ मीन्स होता है सार्वजनिक जीवन, जो आमतौर पर जीवन हम जीते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन। तो हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन के लिए बहुत अवसर हैं। Society requires women of disciplined minds and restrained manners. Disciplined minds means जो अनुशासित मस्तिष्क हैं, restrained means होता है नियंत्रित, controlled। तो हमारे समाज को अनुशासित मन, मस्तिष्क तथा संयमित चरित्र वाली, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, कंट्रोल्ड, नियंत्रित चरित्र वाली स्त्रियों की आवश्यकता है। Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. वे कहते हैं कि आप जो भी रास्ता, जिस भी प्रकार का कार्य करें, उसे आप ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क से करें, मतलब डिसिप्लिन्ड माइंड से और ईमानदारी से उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। You will then succeed and have the joy of your work. और आप निश्चित ही सफल होंगे उस कार्य में और आप उसको उस कार्य का आनंद भी ले सकेंगे, आनंदित हो करके उसे कर पाएंगे। यदि आप पूरे डिसिप्लिन और ईमानदारी से उस कार्य को करते हैं तभी ये संभव होगा। After that he said, actually in our country education, so far as girls education is concerned, is not widespread enough. वे कहते हैं जैसा कि हमारे देश की हम बात करें तो वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इसका प्रसार मतलब ये बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है, फैली हुई नहीं है। So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. वे कह रहे हैं, प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि जो भी संस्था, जो भी इंस्टीट्यूशंस लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान करती हैं, मान्यता और प्रोत्साहन पाने के योग्य हैं। मतलब हमें उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उन्हें इनकरेज भी करना चाहिए कि वे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे समाज को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. वे आगे कहते हैं कि हमारी शिक्षा में चिंतनशीलता की कमी है। वास्तव में मैं ये चाहता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो वो विस्तृत ही ना हो, केवल वो गहन भी हो, मतलब वो डीप भी हो, गहरी भी हो। We are lacking in depth. कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में गहन की कमी है, गहराई की कमी है। We may become learned and skilled. हम वास्तव में विद्वान और दक्ष भले ही बन जाएं। But if we do not have some kind of purpose in our life, परंतु यदि हमारे जीवन में
किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, मतलब अगर हमारे जीवन में उद्देश्य की कमी है, our lives themselves become blind, blundering and bitter. तो हमारा जीवन अंधकारमय, त्रुटिपूर्ण और कटु हो जाता है. बिटर मीन्स कड़वा, ब्लंडरिंग मीन्स, ब्लंडर मीन्स होता है गलती, मिस्टेक, उसी से ये बना है ये वर्ड ब्लंडरिंग, मतलब गलतियों से भरा हुआ हमारा जीवन हो जाता है. यदि हम विद्वान भले ही बन जाएं, परंतु हमारे जीवन में यदि उद्देश्य की कमी है, हमें ये नहीं मालूम है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो ऐसा जीवन जो है वो अंधकार में है, गलतियों से भरा हुआ है और वो कड़वा होगा. गीता सेज व्यवसायात्मिका बुद्धिरा इकेह. व्यवसायात्मिका बुद्धिरा इकेह का ये एक संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण बुद्धि एकाग्र होती है. जिस बुद्धि में उद्देश्य होता है, जो किसी लक्ष्य को लेकर के चलता है, उसकी बुद्धि जो है वो एकाग्र होती है, स्थिर होती है. For a truly cultured mind, there is a single-mindedness, dedication to single purpose. जो वास्तव में गीता में लिखा हुआ है, निश्चयात्मक बुद्धि जो है वो एकाग्र होती है. वास्तव में जो सुसंस्कृत मस्तिष्क है उसमें एकाग्रता होती है और अकेले उद्देश्य के प्रति समर्पण होता है. For the uncultured mind, the whole life is scattered in many directions. उसी प्रकार जो अनकल्चर्ड माइंड है, जो सुसंस्कृतहीन मस्तिष्क है, उसमें समस्त जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा रहता है, इधर उधर बिखरा रहता है. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुशाखा हानंताश्चितः. इसका अर्थ होता है कि अनेक दिशाओं में फैला हुआ, अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ जो मस्तिष्क होता है वो कभी भी सुसंस्कृत नहीं हो सकता, वो कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, वो हमेशा परेशान ही रहता है. यही कारण है कि वो सुखी नहीं रहता और निश्चितता प्रदान नहीं कर सकता, एक निश्चित उद्देश्य नहीं दे सकता आपको. Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. इसीलिए उन्होंने ये कहा है, इंडो का मतलब होता है प्रोवाइड करना, देना. तो वो कह रहे हैं यही कारण है कि इन इंस्टीट्यूशंस में, इन संस्थाओं में जो शिक्षा आपको मिलती है, जो शिक्षा आप प्राप्त करें, वो आपको केवल ज्ञान तथा दक्षता ही ना दे, बल्कि जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे. वे ऐसी आशा करते हैं कि वो केवल लर्निंग और स्किल, मतलब ज्ञान और दक्षता देने वाली ना हो, बट इंडो मतलब वो आपको एक निश्चित लक्ष्य भी दे, पर्पस भी दे आपको आपके जीवन में. वॉट दैट पर्पस इज, वो पर्पस, वो लक्ष्य क्या हो, यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ. वो निश्चित पर्पस, आपकी लाइफ का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, वो केवल आपको ही सोचना है, आपको ही निर्धारित करना होगा, स्वयं ही आप निर्धारित उसे कर सकते हैं. It is said that विद्या gives you विवेका. ऐसा कहा जाता है कि विद्या आपको विवेक देती है. विमर्श रूपिणी विद्या gives you a sense of what is right. विमर्श रूपिणी विद्या, जिसे हम आलोचना करने वाली विद्या भी कहते हैं, वो आपको सत्य और उचित का ज्ञान देती है. And helps you to avoid what is wrong. और आपकी मदद करती है, आपकी सहायता करती है, जिससे आप ये जान सकें कि क्या असत्य है, उससे बचने में वो आपकी सहायता भी करती है. You must try therefore to find out what is required of you in this generation. इसीलिए आपको स्वयं ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस पीढ़ी में, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, कि इस पीढ़ी में आपसे किस बात की अपेक्षा की जाती है, ऐसा आपको स्वयं ही निश्चित करना होगा, आपको जानने की कोशिश करनी होगी. A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of country and of the world. वे आगे कहते हैं
कि उद्देश्य जो शताब्दियों पहले उचित था, आज हमारे देश तथा संसार की जो तेजी से बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनको देखकर वह उचित नहीं हो सकता। पर्पस मीन्स होता है वो लक्ष्य, उद्देश्य। जो सेंचुरीज मीन्स होता है शताब्दियां। तो जो शताब्दियों पहले उचित था, अच्छा था, जरूरी नहीं है कि वो आज भी अच्छा ही हो। रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, चेंजिंग मीन्स बदलती हुई, कंडीशंस मतलब परिस्थितियां। तेजी से बदलती हुई जो संसार की परिस्थितियां हैं उन्हें देख करके वो आज भी उचित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सो द पर्पस which you adopt in your life must be adopted to the relevant needs of the present generation. Relevant means होता है संबंधित। तो वे कहते हैं कि जो उद्देश्य आप अपने जीवन में चुने वो प्रेजेंट मीन्स होता है जो वर्तमान समय है, वो वर्तमान जनरेशन की, प्रेजेंट जनरेशन की पीढ़ी की समस्याओं को, आवश्यकताओं को देखते हुए उनके अनुकूल होना चाहिए, आज की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। आप ऐसा उद्देश्य, ऐसा लक्ष्य अपने लिए चुने जो कि आपको एक सही दिशा में, एक सही रास्ते पर लेकर के जाए। Every time we start the use of hymns, hymns का मतलब होता है भजन, songs for God, and the end with saying शांति शांति शांति। जितनी बार भी हम कुछ भी अच्छे कार्य का आरंभ करते हैं उस समय हम ईश्वर का भजन करते हैं, हम ईश्वर को याद करके उस कार्य को शुरू करते हैं और हम कहते हैं शांति शांति शांति, ऐसा कह करके हम उसे समाप्त करते हैं। The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other. और शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा नहीं करें, एक दूसरे के प्रति घृणा से दूर रहें। कंपैशन, कंपैशन का अर्थ होता है दया। कंपैशन इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मेन। वे आगे कहते हैं ये जो दया का गुण है ये अत्यधिक महिलाओं में पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। मतलब दया का गुण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है। I read recently a book which speaks about the decline of womanhood. वे कह रहे हैं मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें नारीवाद के पतन की चर्चा की गई थी। वुमेनहुड मीन्स होता है नारीवाद, and says that this is so because there is a decline in compassion. और उस पुस्तक में ऐसा लिखा गया था कि नारी का पतन इसलिए हुआ है कि उसमें दया की कमी हो गई है, दया की भावना की कमी आ गई है, यही कारण है कि नारीवाद का पतन हो रहा है। In other words, natural quality of women is compassion. दूसरी भाषा में अगर कहें तो दया ही जो है वो नारी का स्वाभाविक गुण है, जो नेचुरल क्वालिटी है, जो उसे जन्म से मिलती है, ऐसा स्वाभाविक गुण दया है जो नारी में बचपन से विद्यमान होता है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आप में दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मनुष्य नहीं हैं। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसाइडरेटनेस। कंसाइडरेटनेस का मीन्स होता है सहानुभूति की भावना, दूसरों का ध्यान रखने की जो भावना होती है। काइंडनेस दया, एंड कंपैशन इज ऑल्सो दया। तो जो दया की, सहानुभूति की जो भावना है वो अत्यधिक जरूरी है यदि आप मनुष्य हैं। तो मनुष्य को अपने अंदर सहानुभूति, दया, प्रेम, ये सारी भावनाओं को अपने अंदर जगह देनी होगी। विदाउट दीज क्वालिटीज यू आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। इन गुणों के बिना आप केवल नर पशु हैं। ह्यूमन एनिमल मीन्स नर पशु, मतलब मनुष्य के जैसा दिखने वाला जानवर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, नॉट मोर देन दैट। यदि आपके अंदर दया, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति जैसे गुण नहीं हैं तो उन्होंने बताया है कि आप मनुष्य के जैसे दिखने वाले पशु से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए ये अत्यधिक आवश्यक है कि आप अपने अंदर इन सारे गुणों को विद्यमान अवश्य करें। There is a famous verse which tells us संसारा विषा वृक्षस्य।
वर्स का मतलब होता है श्लोक। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें बताता है कि संसार एक विष का वृक्ष है। In this imperfect word sansara, there are two fruits of inimitable quality. इस अपूर्ण संसार में दो फल गुण वाले हैं, अनुकरणीय गुण वाले दो फल पाए जाते हैं। They are the study of our great classics and communion with great minds. वे हैं अपने महान ग्रंथों, क्लासिक्स का मीन्स होता है ग्रंथ, वे हैं अपने महान ग्रंथों का अध्ययन तथा महान विचारकों के विचार विमर्श। कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, जो अच्छे बुद्धि वाले, जो हमारे पुरातन समय में जो ग्रेट माइंड्स वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, उनके साथ बातचीत। The two are the things which mold men's minds and hearts. और यही दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को अच्छा बना सकती हैं। वे कह रहे हैं, our anxious that our great classics should be studied, the classics of all countries of which we are the inheritors. वे कह रहे हैं, मैं आशा करता हूँ, मेरी ये अभिलाषा है कि हमें अपने महान ग्रंथों का और अन्य सभी देशों के महान ग्रंथों का जो हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। इनहेरिटर्स का मीन्स होता है विरासत। It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put. एक छोटा सा संवाद है जो एक उपनिषद में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था, What constitutes the essence of good life? अच्छे जीवन का सार क्या है? ऐसा उपनिषद में एक क्वेश्चन पूछा गया था। द टीचर रिप्लाइज, इस पर शिक्षक उत्तर देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर? क्या तुमने इसका उत्तर नहीं सुना? देयर वॉज अ थंडर क्लैप, द इतने में एक गर्जना की आवाज, थंडर क्लैप मीन्स गर्जन की आवाज होती है, तालियों की गर्जना की आवाज होती है, और कहा जाता है द। Immediately the teacher explained that these were the essence of good life, dam, दान, दया। इतने में शिक्षक कहता है कि सार जो है, अच्छे जीवन का सार है दम, दान और दया। आगे वे बताते हैं और कहते हैं, They constitute essentials of good life. वे कहते हैं यही अच्छे जीवन का सार हैं, यही अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। You must have dam or self-control, restraint, which is the mark of a human being. आप में दम, जिसे हम आत्मनियंत्रण या संयम भी कहते हैं, वो अवश्य होना चाहिए, जो मानव की पहचान है। In the Ramayana, when Lakshman sets out for the forest, his mother tells him. रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए जा रहे होते हैं अपने भाई राम और सीता के साथ में, तो उनकी माता उनसे कहती हैं, लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथा, तुम अपने भाई राम में अपने पिता दशरथ को देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता में तुम मेरी छवि को अर्थात अपनी माता को देखना, सीता को अपनी माता के समान मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो माई डियर, और उस जंगल को तुम, उस वन को जहां तुम जा रहे हो, उसे अयोध्या जैसा मानना। जाओ मेरे पुत्र, अब तुम जाओ। There are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength, which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves. वे कह रहे हैं हमारे जो महान ग्रंथ हैं उसमें ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक, थ्रिलिंग का मीन्स होता है रोमांचकारी, ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक गाथाएं हैं जो हमारे भीतर उच्च नैतिकता का संचार करेंगी और हमारे लिए नए नियमों का निर्धारण करेंगी, जिनसे हम अपने आचरण का, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, चरित्र, हम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, गिव अस गुड वुमेन, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन।
हमें अच्छी नारियां दो, हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। उनकी ये बात जो है वो बहुत अधिक प्रभाव डालती है। उनके कहने का यहाँ पर मतलब ये था कि यदि हमारे राष्ट्र में अच्छी नारियां होंगी तो हमारी पूरी संपूर्ण सभ्यता जो है वो महान हो जाएगी। यदि हर घर में अच्छी माताएं होंगी तो हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा, हम एक महान राष्ट्र में जीवन यापन कर सकेंगे। यही कारण है कि हमारे देश में हर महिला जो है वो शिक्षित होनी चाहिए। When you talk about education, you have several aims in view. Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live. Science, history, and geography enable you to get that knowledge. You also train the people to acquire some technical skills by which they can earn a livelihood. इन्होंने यहाँ पर कहा है, When you talk about education, जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं, you have several aims in view, तो आपके सामने कई लक्ष्य होते हैं। Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live. जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार का ज्ञान हमें दिया जाता है, जैसे कि साइंस, हमारा जो विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, हम इन सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। You also train the people to acquire some technical skills by which they can earn a livelihood. आप लोगों को कोई तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल स्किल्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी ज्ञान का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वो अपना लिवलीहुड मीन्स होता है जीवनोपार्जन, जीवन यापन भी कर सकें, ऐसा भी ज्ञान हमें दिया जाता है। These are still accepted the word over the objects of education. ये जो सारी चीजें हैं अब भी समस्त संसार में शिक्षा के ही लक्ष्य स्वीकार किए जाते हैं। मतलब संसार में हमें केवल इन्हीं चीजों पर बल दिया जाता है। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए केवल यही तथ्य होते हैं जिन पर बात की जाती है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल्स बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड। उस संसार का ज्ञान जिसमें हम रहते हैं और वो तकनीकी योग्यता जिससे हम अपना जीवनोपार्जन कर सकें, अपनी जीविका चला सकें, केवल ऐसा ही ज्ञान हमें दिया जाता है। और जब शिक्षा की बात होती है तो इन्हीं बातों पर बल दिया जाता है। What is there specific about the kind of education imparted in the institution of our country? आपने कभी ये सोचा है क्या हमारे देश की जो संस्थाएं हैं उनमें जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसकी विशेषता क्या है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life. वे कह रहे हैं, हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता या ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, केवल स्किल्स प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा के या उच्च जीवन में प्रवेश करना भी है। Initiation into a world which transcends the world of space and time, though the later informs and animates the former. वे आगे कहते हैं उस शिक्षा का उद्देश्य उस संसार में प्रवेश करना भी है जो स्थान और समय से कहीं ऊपर है, बल्कि बाद वाला संसार पहले वाले संसार को प्रकाशित और प्रेरित करता है। अर्थात जो एक भौतिक संसार है उसकी ओर हमें लेकर के जाती है जो शिक्षा, उससे पहले भी एक संसार है जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, वो परलौकिक शिक्षा जो कहीं ना कहीं हमें सच्चाई के तथ्य से जोड़ती है। उस शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए अति आवश्यक है। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। That has been the main purpose of education. और यही हमारे लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। For some centuries, the neglected of our women folk. कुछ शताब्दियों से ऐसा रहा है कि हमने हमारी जो नारियां हैं उनकी उपेक्षा की है, उन्हें नेग्लेक्ट किया है,
उन्हें इग्नोर किया है। Our tradition, however, has been somewhat different. और जो हमारी परंपरा है इनसे कुछ भिन्न रही है। यहाँ एक संस्कृत का श्लोक है, पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चितः अद्या पंचानाम वेदानाम गायत्री वाचनाम तथा, जिसका अर्थ है प्राचीन काल में नारियों द्वारा मंदिरों में पूजा करना, वेदों को पढ़ना और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना स्वीकृत था। अर्थात पुराने समय में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी, उन्हें संपूर्ण अधिकार जो हैं वो पुरुषों के बराबर दिए गए थे। वे मंदिरों में पूजा कर सकती थीं, वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकती थीं, वो वेदों को पढ़ सकती थीं, उनका ज्ञान हासिल कर सकती थीं। In ancient times, our women had the ceremony of उपनयन performed for them. हमारे पुराने समय में महिलाओं की, उपनयन का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार, तो पुराने समय में जो हमारी वुमेन हुआ करती थीं उनका उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। They were entitled to a study of Vedas. उन्हें वेदों के अध्ययन का भी अधिकार था। They were also entitled to the chanting of गायत्री जाप, और चैंटिंग का मतलब होता है जाप करना, तो वो गायत्री मंत्र का, गायत्री माता के भजन का भी उच्चारण कर सकती थीं, जाप कर सकती थीं। All these things were open to our women. ये सारी ही चीजें हमारी महिलाओं के लिए स्वीकार्य थीं। But our civilization became arrested, and one of the main signs of that decay to our civilization is the subjection of women. Subjection का मतलब होता है दबा कर रखना, और यही कारण है आज की जो हमारी सभ्यता है उसका पतन का कारण यही है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों को पराधीन बना दिया गया, दूसरों के सहारे कर दिया गया, पुरुषों के सहारे कर दिया गया, उन्हें दबा कर रखा गया, और यही कारण रहा हमारी जो सभ्यता है उसके पतन का। After independence, through the exertions of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country, and women are coming into their own. अंत में इन्होंने कहा है, स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के कारण हमारे देश में एक क्रांति हुई, और उस क्रांति में स्त्रियां अपने अधिकारों को पाने लगी। मतलब उस क्रांति के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो महात्मा गांधी ने क्रांति चलाई, महिलाओं को उनका स्थान देने का जो प्रयत्न किया, उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आने लगा, और वे अपनी जो पहचान थी, पुरानी पहचान, जो उनके अधिकार थे, उन्हें पाने लगी। I hope you got the explanation of the chapter. If it was helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye-bye.